हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोग बात कर रहे थे ईथर के बारे में, तो आज हम देखेंगे ईथर के प्रिपरेशन को। यानी आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर को कि ईथर को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर को बनाना। ठीक है, तो मेनली अगर बात करेंगे क्या वो इट इज़ अ प्रोसेस विलियमसन सिंथेसिस बाय विच वी कैन फॉर्म ईथर। ओके, तो मेनली सपोज करिए कि हमारे पास है कि RONA। ठीक है, RONA, और हम रिएक्ट करा रहे हैं इसका, मतलब इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसी एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड मतलब RX। ठीक है, ध्यान देंगे ये क्या है, ये है एल्किल हाइलाइड। अगर मैं एसिड हाइलाइड बोलूँगा तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है ना, एसिड हाइलाइड क्या होता है बता सकते हैं? RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे X, इसको हम लोग एसिड हाइलाइड बोलते हैं। ये क्या है? एल्किल हाइलाइड है। क्लियर है? मेनली अगर आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो यहाँ पे होगा SN2। मेनली SN1 और SN2 क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। मेनली इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, इसमें मेनली कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के न्यूक्लियस से जुड़े हुए एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मेनली समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मेनली क्या है कि जैसे सपोज करिए कि RO-, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं RONA लिखा है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ये माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस आएगा। तो मेनली ये जो Na है वो क्या है, इस पूरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इस पूरे कंपाउंड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। किसी ऐसे मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये जो Na है वो बाई प्रोडक्ट है, या सीधा बोलूँ कि ये साइड वाला कोई एलिमेंट है, नहीं, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और डायरेक्ट जब कोई एलिमेंट जुड़ता है किसी से तो इसका मतलब न्यूक्लियस से जुड़ा है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो अगर न्यूक्लियस से जुड़े हुए एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेनली जो आप लोग आज तक पढ़ते आए हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने मान लीजिए HCl है, अब HCl है, HCl ब्रेक डाउन हो गया H प्लस और Cl-, तो क्या हुआ, ये दोनों जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो एक दूसरे के न्यूक्लियस से भी तो कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, तो ये एक्चुअल में ये दोनों भी तो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, सीधा मतलब समझो, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस Cl को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा होगा कि नहीं रखा होगा। ऐसे ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस अपनी ओर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके रखा होगा। ये सर नो, ठीक है। तो जब मैं अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ब्रेक करूंगा तो ये Cl इसके न्यूक्लियस से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। अब मैं इसको हटा के इसकी जगह पे कोई और ला के रख दिया, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी और ले लिया, सपोज कर लो ऑक्सीजन ला दिया, तो क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस से सबसे पहले मुझे हटाना पड़ेगा ना इसको, इसके न्यूक्लियस से जो कनेक्शन है उसको कट करना पड़ेगा, तब मैं जाके मैं ऑक्सीजन से जोड़ूंगा। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है? दो, SN1 और SN2। अब क्या मतलब है SN1 और SN2 का, तो ध्यान देंगे, SN1 और SN2 का मतलब ये है कि SN1 में जो रिएक्शन होता है वो दो पदों में होता है, यानी 2 स्टेप में होता है, जबकि SN2 में एक ही टर्म में रिएक्शन हो जाता है। मेनली SN1 और SN2 का यहाँ पे समझेंगे सीधा मतलब, कोई भी पदार्थ है, कोई भी एलिमेंट है, या कोई भी कंपाउंड है, नॉट एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड सबसे पहले क्या बनाएगा, वो सबसे पहले वो कोई भी कंपाउंड है यहाँ पे जब वो
इस तरीके की व्यवस्था, मतलब अपने आप के न्यूक्लियस से किसी एलिमेंट को हटा रहा होगा तो उस कंडीशन में दो चीज़ें पैदा होंगी। एक होगा न्यूक्लियोफाइल, एक पैदा होगा न्यूक्लियोफाइल, दूसरा पैदा होगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को आप क्या बोलोगे, कैटायन बोलोगे। ठीक है, और इसको बोलोगे एनायन। ठीक है, यानी निगेटिव, ऐसा नो, और पॉजिटिव। सॉरी, कैटायन, इसको कैटायन, ये एनायन, एनायन को निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और कैटायन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला है और निगेटिव वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मेनली ध्यान से समझिएगा, मैंने बहुत बार नाम की चर्चा की है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, प्लस, यानी प्लस से प्यार करने वाला जो भी एलिमेंट होता है न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो कौन प्यार करेगा भाई प्लस से, माइनस वाला ही, सीधी बात है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस, तो माइनस की ओर कौन भागता है, प्लस। समझ में आ रही बात। तो मेनली क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जब सब्सटीट्यूट कराएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को सब्सटीट्यूट कराएगा अपने न्यूक्लियस से, तो उसके ऊपर दो चार्जेस आएंगे, है ना, एक तो न्यूक्लियोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। तो SN1 में क्या होता है कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, या जनरल भाषा में एक जगह पे और आपको मिलेगा कि ये बताया जाएगा कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के कंपाउंड है, उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मेनली जैसे सपोज कर लें, यहाँ पे है RONA है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इस साइड में कौन सा कंपाउंड आ रहा है, कार्बन का ही तो आ रहा है। तो मेनली यहाँ पे भी हो जाएगा, या अदरवाइज ऐसे समझो, यहाँ पे तो माइनस में आएगा। जैसे ऐसे होता है कि जब कभी भी R के साथ O होता है तो O क्या करता है, इस बॉन्ड को लेके फरार हो जाता है। ठीक है, जब वो फरार हो जाता है तो R के ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस, और O के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये क्या है, ये पूरा कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसको हम लोग तब क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तब। ठीक है, मेनली ये बात ध्यान देंगे, तो हमेशा जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो SN1 में क्या होगा कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और उस कार्बोकैटायन के ऊपर दूसरे टर्म में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसके साथ कनेक्ट होगा। अभी नहीं समझ में आया, एक बार में और समझिए। मेनली SN1 में क्या होता है कि सबसे पहले प्लस और माइनस बनेगा। ठीक है, उस साइड भी प्लस और माइनस बनेगा, और दूसरे स्टेप में इधर का प्लस वाला उधर के माइनस वाले से कनेक्ट होगा। सच पा रहा है, मतलब जो ही बना त्यों ही नहीं हो रहा है। SN2 में क्या होगा, जस्ट होगा, इधर कार्बोकैटायन बना या इधर पॉजिटिव चार्ज बना, निगेटिव चार्ज बना, तो जो ही पॉजिटिव वाले, जो निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला है, तुरंत दूसरे वाले के पॉजिटिव और निगेटिव से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये सब्सटीट्यूट कराना है ना भाई। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदा है यहाँ पे, उसको हटा के दूसरे को आना है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले सेपरेशन होता है SN1 में, और दूसरे स्टेप में आके कनेक्शन होता है। SN2 में जो ही सेपरेशन हुआ त्यों ही कनेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये कहानी बनती है SN2 में। तो SN2 फास्ट हो रहा होता है। क्लियर है, इतनी बात याद रखेंगे। तो मेनली अगर हम इस चीज़ को SN1 और SN2 को बताएं तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे AB एक कंपाउंड है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, A+B-। ठीक है, और अगले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में यही होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इस A+ के और B- के साथ रिएक्शन होगा, मतलब A+ के साथ कौन आ जाएगा, C- वाला, और क्या बना देगा, AC। दो स्टेप लग रहे होंगे। SN2 में क्या होगा कि इधर AB है और इधर क्या है, AC है, नॉट AC, इधर CD है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक स्टेप में ध्यान दीजिएगा, जो ही इधर टूटेगा A+B-, इधर टूटेगा ये C+D-, टूटा, और जो ही इधर से टूटा तुरंत इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, AC+BD होगा ना, AD+, नहीं सॉरी ये गलत हो रहा है, एक्चुअल में AD+ होगा। ठीक है, तो AD+BC। ठीक, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो A वाला किसके साथ जाएगा, D के साथ, और B वाला C के साथ। बन गया, और एक ही बार में हो जाएगा ये। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखिए, A के न्यूक्लियस से B अलग हो रहा है, ऐसा नो, A के न्यूक्लियस से B अलग हो रहा है, और तुरंत ही क्या कौन आके कनेक्ट हो गया, D। समझ में आ रहा है, तो इसको SN2 रिएक्शन बोलेंगे। और SN1 में क्या होगा कि पहले सेपरेशन होगा, यानी A से B अलग होगा,
फिर अलग अलग रहेंगी, फिर तब कौन आएगा, फिर दूसरा तब आएगा और तब कनेक्ट होगा। तो ये 2 स्टेप में हो रहा होगा, यहाँ पे क्विक हो जाएगा। तो यहाँ पे RONA का जब मैं रिएक्शन कराऊंगा एल्किल हाइलाइड के साथ, तो जो मेरा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और वो कैसा होगा, SN2 वाला होगा, SN1 वाला नहीं होगा। और यहाँ पे फटाफट क्या बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा ईथर। सीधा मतलब है, बना क्या रहे हैं हम लोग, देखिएगा RONA है, यहीं पे तोड़ लेते हैं। तो मेनली यहाँ से टूटेगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, सीधी बात है, माइनस और प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे RX है, तो R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, R के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर निगेटिव। ये देखो पॉजिटिव निगेटिव कैसे हम लगाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी और उस कंडीशन में प्लस और माइनस चार्ज आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखना होता है क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके ऊपर माइनस चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मेनली एक्स जो है हमारा यानी हैलोजन क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो बॉन्ड तोड़ने का कोई अलग तरीका नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है उसके ऊपर माइनस चार्ज। जैसे यहाँ पे Na है और O है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, O, तो इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है, माइनस, सीधा मतलब है। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना, तो RO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पे Na के साथ क्या आ जाएगा, X, तो NaX। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मेरे पास है CH3, फिर यहाँ पे O, फिर CH3, ठीक है। मैंने एक क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर लिया है, और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है Na, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे CH3, ओ सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे है CH3, पहले ईथर ले लूँगा तो बनाऊँगा क्या, ठीक है। CH3O, यहाँ पे फिर है Na, ठीक है, ऐसी कहानी है। और इधर क्या है हमारे पास, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, ठीक। अब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस, सॉरी इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3O CH3, ठीक है। और Na का किसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, Cl के साथ, बन गया। ये क्या बना, सिमेट्रिकल ईथर बन गया। अगर हम अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे CH3O Na, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ पे हम ले लिए C2H5Cl, ठीक है। ये कौन सा क्लोराइड है बताइए, ये एथिल क्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे तोड़िए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा CH3O C2H5, Na के साथ Cl, NaCl, ठीक। तो ये बन गया अनसिमेट्रिकल ईथर। इस तरीके से विलियमसन सिंथेसिस के अंदर कहानी चल रही होती है। तो आई होप आपको प्रिपेयर करना हो, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं ना। चलिए अच्छी बात है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट करिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन। अब गैस फेज रिएक्शन क्या होता है, तो मेनली इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है, इसमें गैसियस फॉर्म में ईथर बनाया जाता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ईथर बनाया जाता है। वो नॉर्मली देखिए ईथर जो होता है, एक बात मैं आपको बताऊं, ईथर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। ईथर मेनली कैसा होता है, तो ईथर मेनली सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ईथर के बारे में, आप थोड़ी बहुत बातें जान लें ताकि ज़्यादा आप क्लियर रहें। तो मेनली समझिएगा, आप जो दवाएं खाते हैं, पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है, और भी तमाम दवाएं हैं, तो दवाओं की बात करते हैं। हम यहाँ पे कंपनी लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेनली जो भी आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन किस फॉर्म में मिलता है आपको, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और एक्चुअल में उस मेडिसिन के अंदर ईथर मिला होता है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा भी रोक रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ मैं। ईथर के फॉर्म में ही हम लोग दवा खाते हैं। ईथर है क्या, सच पा रहे हैं, ईथर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ईथर, तो आप आंसर दोगे इट इज अ ड्राई फॉर्म ऑफ एल्कोहल। जी, ये क्या है, ड्राई फॉर्म ऑफ एल्कोहल। आगे रिएक्शन भी है,
तो इसलिए मैं आगे भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे समझ लीजिए ताकि आपके मन में क्वेश्चन ना रहे। सॉलिड फॉर्म में आपको ईथर मिलता है, वही ईथर आप लेते हो, ठीक है। वो है क्या ईथर? ड्राई फॉर्म ऑफ एल्कोहल। देखो एक बात समझो, एल्कोहल की प्रॉपर्टी समझो। एल्कोहल जब हम पीते हैं, दैट मीन्स शराब जब पीते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप सिंपल बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट करिए कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, और आप उस कंडीशन में शराब पी रहे हैं, ठीक है, ऐसा करिएगा मत, बशर्ते कर रहे हैं आप, तो आपको एक चीज़ जरूर फील होगी, वो कि आपका पेन उस समय गायब होगा। सच बात है। मेनली एक बात मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक रूप से या मेडिकल के फॉर्म में देखोगे तो पेन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब आपके बॉडी के अंदर पेन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, पेन का कोई डेफिनेशन नहीं है। सच बात है कि आपके बॉडी के अंदर पेन हो रही है तो उसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं मेडिकल साइंस के पास, सीधी बात है। समझ में आ रहा है? वो केवल एक फीलिंग है, सीधा मतलब ये जान लीजिएगा। आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, बस सिंपल एक फिनोमिना हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं डाला गया है या कोई ऐसी बीमारी नहीं बताई गई कि पेन इज द डिजीज। क्योंकि देखिए मेनली जो मेडिकल साइंस काम करता है वो डिजीज पे काम कर रहा था कि डिजीज को सॉल्व कैसे करें। पेन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। समझ पा रहे हैं? इस बात को पहले आप समझ लीजिए। तो अब मेडिकल साइंस करता क्या उस कंडीशन में, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा, जैसे पेन है आपको तो कोई डिजीज नजर नहीं आ रही है। हमारा पैर दर्द कर रहा है तो मेनली हमारे अनुसार क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर हमको चोट लगी है तो हम सिर्फ उस चोट को फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे हड्डी क्रैक हुआ है, तो उसकी दवा है मेरे पास, उसके लिए मेडिकल साइंस के पास प्रोसेस है। लेकिन उस चोट के कारण आपके बॉडी के अंदर पेन पैदा हो रहा है तो उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसके लिए कोई तरीका नहीं दिया जा सकता, मतलब दवा नहीं दिया जा सकता, ऐसे समझिए, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं बनी है। अब आप कहेंगे दवा तो बनी है, तो दवा एक्चुअल में अलग तरीके से बनाई गई, मजबूरी है, क्योंकि पेन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, बॉडी फील कर रही है पेन, भले हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है उसको समझने का। समझ पा रहे हैं? अब जब मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा, बोला ना, क्रिटिकल भी है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी है कि पेन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है बॉडी के अंदर, बट पेन तो होता है, चोट लगेगी तो पेन होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि मेडिकल साइंस क्या देखेगा? कारण। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोई समस्या क्रिएट हो गई, जैसे ब्रेन के अंदर दर्द हो रहा है, मतलब सर दर्द कर रहा है आपका, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उस समय क्या कराएगा? आप जानते हैं, ब्रेन का स्कैन कराता है। ब्रेन के स्कैनिंग को क्या कहते हैं? सीटी स्कैन, है ना? सीटी स्कैन कराता है। सीटी स्कैन में वो क्या देखता है? अच्छा ये बताओ, दर्द हो रहा था ना, तो आखिर वो सीटी स्कैन क्यों करा रहा है? डॉक्टर पहले ये नहीं कहता कि नहीं हम दवा दे देते हैं, खा लीजिए, काम कर, क्योंकि डॉक्टर का प्रोसेसिंग ही वहां से स्टार्ट होता है। डॉक्टर ये देखता है कहीं क्रैक तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इस क्रैक के प्रोसेस को समझता है कि इसको कैसे सही करना है। वो ये नहीं जानता है दर्द कैसे सही करना। अब मैं ये बोलूंगा जब वो ये नहीं जानता है तो ये गलत हो जाएगा। वो जानता है, बट मतलब ये कहने का मतलब कि उसका कोई प्रोसेस नहीं है कि वो पेन क्यों डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे अनुसार पेन इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्रैक होगा, ठीक है, तो हम इसको सही कर देंगे, दर्द सही हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है तो कमर का फिर एक्सरे होता है, ठीक है ना। पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है। मेनली क्या है, कहाँ जांच हो रहे हैं, आखिर आपको समझना पड़ेगा कि ये देखा जा रहा है कि यार अगर ये दर्द हो रहा होगा तो कोई डिजीज है, हम डिजीज को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस मैं इतना आपको समझाना चाह रहा था कि पेन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, इट इज ओनली अ फीलिंग। अब किया क्या जाए मेनली, तो उस कंडीशन में देखा गया कि पेन जैसी कोई फीलिंग है नहीं, जब मतलब सॉरी पेन जैसी कोई बीमारी है नहीं, मतलब कोई ऐसी दर्द की बीमारी ऐसे आपको कभी देखे हैं कभी किसी को, किसको दर्द की बीमारी है कभी ऐसा सुनेंगे ही नहीं, है ना। इसको ये बीमारी है, वो बीमारी है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, ये समस्या है, हार्ट अटैक है, पेन की बीमारी नहीं सुने होंगे, है ना। आई बात समझ में? तो चलिए पहली बात तो आप ये समझ गए कि पेन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब समझिएगा, तो मेडिकल साइंस ने ये देखा कि यार जब पेन हो रहा है तो इसको रिलैक्स कैसे किया जाए, मतलब पेन को हटाया कैसे जाए। तो मेडिकल साइंस के अंदर एक सिंपल प्रोसेस है कि यार उस कंडीशन में देखो, ये फीलिंग है और ये फीलिंग उत्पन्न कौन करा रहा है? ब्रेन, ठीक है ना। हमारे अंदर बहुत सारे क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स के थ्रू, जैसे हाइपोथैलेमस आप जानते हैं, जो हमको इंडिकेट कराता है कि हमको भूख लग गई है। अगर हाइपोथैलेमस को हटा दें हम तब तो हमें भूख लगेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा हमको खाना खाना कब है, कब नहीं खाना है कि नहीं है। तो भूख जैसी समस्या ही खत्म हो जाएगी हमारी बॉडी से, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेनली ऐसे ही पेन के लिए माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। जब पेन होता है तो ब्रेन ही इंडिकेट कर रहा है कि पेन हो। अगर मैं ब्रेन को डाइवर्ट कर दूं तब, तो ब्रेन को डाइवर्ट कर दूंगा तो पेन पता ही नहीं चलेगा।
मेनली अल्कोहल वही करता है, जितने भी मादक पदार्थ हैं क्या करते हैं, ब्रेन को डाइवर्ट कर देते हैं। जब आप शराब पी लेंगे तो आपका माइंड डाइवर्टेड हो जाता है, आपका माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। वो जो पहले कर रहा था एकदम शांत हो जाता है, पहले एकदम लाइट की स्पीड से चल रहा होता है, अचानक से क्या हो जाता है, कूल एंड काम। समझ पा रहे हैं? तो जो पहले असर दिखा रहा था कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ समस्या है, वहाँ समस्या है, अब उस समस्याएं उसके माइंड से, मतलब उस ब्रेन के माइंड से भी हट गई। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन डाइवर्टेड हो जाता है अल्कोहल से। समझ पा रहे हैं? तो अल्कोहल के कंडीशन में क्या हो जाता है, वो डाइवर्टेड हो गया तो पेन आपका खत्म। तो डॉक्टर ने क्या सोचा, डॉक्टरों ने सोचा कि यार यही एक दवा ही है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेन को डाइवर्ट कर दें। देखिए अल्कोहल, मैं फिर से बोलूँ, अल्कोहल से आप क्या कर रहे हो, ब्रेन को डाइवर्ट कर रहे हो ताकि वो पेन को फील ना करे। आपको जब दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, आपको दवा दी जा रही है। उस दवा के अंदर मिला क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल मेनली लिक्विड फॉर्म में मिलता है या गैसियस फॉर्म में मिलता है। अब आप जो दवा खाओगे लिक्विड फॉर्म में या तो खाओ, देखो पेट दर्द की दवा सिरप के फॉर्म में भी आती है। जैसे आप सिरप पीते हो, सिरप पीते हैं, सिरप में आप देखते हो कि नींद बहुत ज़्यादा आती है ना, तो वहाँ भी क्या मिला हुआ है, अल्कोहल। समझ पा रहे हैं? तो वहाँ लिक्विड फॉर्म में पूरा अच्छे से मिला हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हमेशा तो लिक्विड फॉर्म पिएंगे नहीं। अब लिक्विड ज़्यादातर किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी कैपेसिटी सॉलिड फॉर्म को लेने की होती नहीं है। अब लिक्विड की जगह पे क्या रखा गया है, सॉलिड। तो अब अल्कोहल को सॉलिड फॉर्म में लाना थोड़ा सा टफ है। समझ पा रहे हैं? तो उसी लिए क्या बन गया, ईथर। अल्कोहल इज ईथर इज नथिंग बट इट इज अ ड्राई फॉर्म ऑफ ईथर, सॉरी अल्कोहल। अल्कोहल का ड्राई फॉर्म है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, यानी दवा जो खाते हैं उसके अंदर क्या मिला हुआ है, ईथर। ईथर खाएंगे, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर मतलब आप खाते हैं तो मेनली आप पानी के साथ खाते हैं, तो पानी के साथ कंबाइंड होता है। कंबाइंड होने के बाद ये ईथर फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स अल्कोहल बन गया। ईथर के अंदर पानी डालोगे, फिर से समझना, ईथर के अंदर पानी डालोगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। नहीं है यहाँ पे, नहीं पानी दिया आप तो बॉडी के तो अंदर जाएगा ही जाएगा, और आपके बॉडी के अंदर 70% पानी है ना, तो इसका मतलब फिर ईथर यानी ये जो गोली आपने खाई वो अंदर गई बॉडी के, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल। और अल्कोहल बना तो माइंड डाइवर्टेड, पेन खत्म। समझ पा रहे हैं? ये तरीका अपनाया जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ईथर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। मेनली ईथर और अल्कोहल दोनों आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीनों ले दे के अल्कोहल ही हैं, तीनों ले दे के क्या है, अल्कोहल ही है। और ये तीनों मेडिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब गैस फेज रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अल्कोहल को गैसियस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में भी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या लेंगे, गैसियस फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या लिया है, ROH। ठीक है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं लेना है, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसके कंडीशन में 260 से 280 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, गर्म। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो आपके सामने क्या उपस्थित, मतलब क्या मिलेगा, ROR। समझ में आ रहा है? और इसके साथ क्या, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा H2O। ठीक है, ठीक, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन दिखूंगा, यहाँ से आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। मेनली 2 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ROH प्लस ROH, यस आर नो। ठीक, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखे, यहाँ पे R कर देते हैं, यहाँ पे O, यहाँ पे H, कोई दिक्कत नहीं। अब मेनली मैंने किया क्या कि इस वाले से OH निकाला, इस वाले से H निकाला। ठीक है, इस वाले से OH, इस वाले से H, ये निकल के आ गया, बना दिया H2O। बस ये जो होगी अभिक्रिया, इस कंडीशन में क्या हमको लेना है, हमको लेना है रिएजेंट Al2O3। ठीक है, सॉरी ये रिएजेंट नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, इट इज़ अ कैटालिस्ट। ठीक है ना, ये उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में ये होगा रिएक्शन। ठीक है, ये इसमें प्रतिभाग नहीं करेगा। उत्प्रेरकों की कहानी समझिए, उत्प्रेरक जिसको हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास रीएजेंट। तो रीएजेंट एक्चुअल में भाग लेते हैं तब रिएक्शन होता है। ठीक है, जबकि कैटलिस्ट का काम होता है सिर्फ वहां पे रह के रिएक्शन के रेट को मतलब क्या करना, फास्ट या स्लो कराना। ठीक है, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरकों का काम है कि रिएक्शन को फास्ट या स्लो कराना, ना कि उसके अंदर चले जाना और खुद रिएक्शन करना। रीएजेंट रिएक्शन करते हैं, इन दोनों को पहले याद रखिएगा। रीएजेंट जो होते हैं क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो मैंने बहुत बार रीएजेंट का यूज किया इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता था और उनका यूज करता था। ठीक है, लेकिन जब भी मैं कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की मैं बात करूँ, ठीक है ना, कैटालिस्ट की बात करूँ, जैसा कि कल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो रीएजेंट और उत्प्रेरक इन दोनों में डिफरेंस है।
ओके, रिएजेंट यूज होते हैं, वो आएंगे और खुद केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, तब केमिकल रिएक्शन होगा। जबकि उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, देखिए जब ये आएंगे तो इनका एक एटमॉस्फेयर होगा, उस एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें हो रही होती है। मेनली समझिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सीधा सीधा आंसर देता हूँ। सीधा सीधा मतलब उतने में आप जितना भी समझ जाएं। जैसे Al2O3 आएगा तो Al2O3 का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मतलब इसका एक अपना एटमॉस्फेयर होगा। ये एक्चुअल में क्या करता है कि एक माहौल क्रिएट करता है। क्या करता है, एक माहौल क्रिएट करता है। ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये इनके साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ माहौल क्रिएट करेगा। इसको अगर इनके साथ रिएक्ट कराओगे तो उसके लिए और टेम्परेचर या और चीज़ें अलग चाहिए, तब होंगी। इस टेम्परेचर में, इस एटमॉस्फेयर में ये इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं। तो प्रेरक यही करते हैं, ये बस एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करेंगे जिस एटमॉस्फेयर में ये आसानी से अपने आप को रिएक्ट करा पाए। ये रिएक्ट कर ही नहीं सकते, 260 से 280 डिग्री सेल्सियस पे इनके साथ रिएक्शन करो, नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। इसके लिए इसको टेम्परेचर दूसरा चाहिए। ये लेबोरेटरी का मामला है, मेनली हम अपने अनुसार थोड़ी ना बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा। देखिए ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, लैब में बताई गई कि मैंने इनको लिया, Al2O3 लिया, तब जाके 260 और 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देखा गया, नोट डाउन किया गया कितने टेम्परेचर की कंडीशन में ये हो रहा है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हो गया, बस ये एटमॉस्फेयर देंगे, उस एटमॉस्फेयर में आप प्रॉपरली काम कर पाए। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे सामने, यहाँ पे बन गया ROR बन गया। मेनली ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग तरीका भी देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया CH3OH और यहाँ पे ले लिया HOC2H5, ले लिया Al2O3 और यहाँ पे 260 से 280 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है हमारा, बता सकते हैं, मेथेनॉल है ना, ये मेथेनॉल है। ये क्या है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल। अब क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यही होगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा हमारे सामने बन जाएगा CH3OC2H5 बन गया। अब मेरे लिए अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या होगा, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन, है ना। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ठीक, और क्या निकल जाएगा, वाटर। ये तो क्या था, गैसियस फॉर्मेट था। अगर हम क्या लें, लिक्विड फॉर्मेट में अल्कोहल को लें, किस फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में, तो बस हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी ROH रहेगा, अभी भी कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ROH + OHR। ठीक है ना, इस तरह ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म लेंगे यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, इसमें ये बोला गया कि ये जो ROH यानी अल्कोहल का आपस में कंबाइन करा रहे हो, इसकी उपस्थिति में यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये कैटलिस्ट है, मतलब ये भी उपस्थित रहेगा ही रहेगा, बस इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये रहेगा और ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फील करिएगा। उसने ये बोला कि ना कि ये और ये, मतलब जो अल्कोहल ले रहे हो इसकी मात्रा ज़्यादा रखना, इसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा क्या रखना, ज़्यादा रखना, ये बोला इसने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मात्रा क्या रखनी है तुमको, कम, इसकी उपस्थिति कम होनी चाहिए, इनकी उपस्थिति ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, यस और नो। ठीक, अब अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो फिर से तुम्हारे सामने क्या मिल जाएगा, ROR। क्या मिल जाएगा, ROR। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, H2O, जब लिक्विड फॉर्म में जो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन में कैसे करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने फिर से क्या लिया, अल्कोहल ही लिया है। और अल्कोहल किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। क्लियर है, हाँ या ना, इसमें कोई दुविधा। ये क्या बन गया आपका, ये है आपका ईथर, जो बनाना था बन गया। फिर से आप चाहो तो इस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मेथॉक्सी क्या बोलते हैं, मेथेनॉल ले लो, एथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, कोई भी ले लो, और उसके बाद फिर क्या करो, रिएक्ट कराओ, बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोगों ने इसको एक्सेस में लिया, है ना, अगर इसको हम कम कर दें, इसको ज़्यादा ले लें, तब क्या होगा, है ना। अगर हम लोग क्या करें, इसको ले लें कम और इसको क्या ले लें ज़्यादा, तब क्या होगा। तो मेनली होगा क्या यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। मेनली अगर हम यहाँ पे
इसको लेते हैं RS2, मतलब यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या ले लिया, CH3OH, ठीक है। तो मेनली होगा क्या, ये देखिएगा, CH3OH है, CH3OH है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। अब मेनली होगा क्या कि जब ये एक्सेस में ज़्यादा रहेगा, मतलब ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये एक्चुअल में फॉर्म करने से रोकेगा। जैसे अगर सपोज कर लो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं मेथॉक्सी के जगह पे, मेथेनॉल के जगह पे कुछ और लेता हूँ। मेनली मैं यहाँ पे CH3, ठीक। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C2H5OH, ठीक है ना, सीधा अल्कोहल ही है, यहाँ भी अल्कोहल है, बस थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ मैं। C2H5OH मतलब अल्कोहल की मात्रा क्या कर दी, कम। देखो यहाँ पे भी कंबाइन करके तुम देख सकते हो कि दो मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ सेम, ठीक है ना। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज किया कि मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है अल्कोहल का, मतलब अल्कोहल कंबाइंड कर लिया है, H2SO4 अलग कर लिया, तो ऐसे लिखा C2H5OH, है ना। अब इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट कर लो, जैसे सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, C1 मतलब ऐसे देखना, CH2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे समझना। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ऐसे बनेगा ना, CH3CH2 और यहाँ पे OH, ऐसा बनता है, यस और नो, हाँ या ना। थोड़ा सा मैं इसको और डाउन करूँ, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे देखना, C2H5OH ले लिया, फिर से देखो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया CH3CH2OH में कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंड मतलब इस H को, जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ऐसे लिख दूंगा CH2 इसके ऊपर एक H और यहाँ पे CH2 इसके ऊपर OH, समझ में आ रहा है। अब कॉन्सेंट्रेटेड क्या लिया है, H2SO4 लिया है और मात्रा इसकी ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नहीं करूँगा, मोबाइल नीचे कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब होगा क्या कि ये H और OH तो निकल लेगा, H और OH निकल लिया, क्या बना दिया H2O, और यहाँ पे क्या बचा CH2, ठीक है। अच्छा ये H और OH निकला होगा तो ध्यान से समझिएगा, मेनली होगा क्या, जब ये निकलेगा इधर से, ये निकलेगा इधर से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन समझना, फॉर्मेशन अगर जिसको ये पकड़ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एथीन, क्या बन गया एथीन, हाँ या ना, ये बन गया एथीन, यानी एल्काइन बन गया, सॉरी एल्किन बन गया, क्या बन गया एल्किन। कैसे बना समझ में आ रहा है। जब एक्सेस में कौन रहेगा, एक्सेस में जब हमारा H2SO4 रहेगा तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, एथीन, ना कि ईथर, समझ में आ गया। बस इतना फर्क ध्यान दीजिएगा। तो गैस फेज रिएक्शन में यही होता है। कैसे ये हुआ ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसको किसको ये समझ में आ रहा है, समझाएं कैसे होगा, समझिए पहले, ऐसे ही मत ऐसे उड़ंकू मॉडल चलेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत बार समझा दिया है इसको, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार और समझा दूँ, तो आधे लोग यहीं पे कंफ्यूज रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। CH2 यहाँ पे OH, मेनली ये H है और ये यहाँ पे OH है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर लेके भागने वाला होता है, तो ये लेके भाग जाएगा, ये लेके भाग जाएगा, ध्यान देना। तो ये लेके भागेगा तो इस OH पे पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन इस CH2 के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस, इस OH के ऊपर माइनस चार्ज। अब यहाँ पे H जो होगा, देखो ध्यान से, जब ये देखेगा कि OH के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस है, तो ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसको दे देगा, कहेगा तुम रख लो मेरा वाला भी, मैं निकल रहा हूं, क्योंकि ये किधर की ओर ज्यादा भागेगा, जिधर ज्यादा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल है ना, निगेटिव की ओर ज्यादा भागेगा, क्योंकि H प्लस की टेंडेंसी है, तो ये इधर से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। जब छोड़ेगा तभी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, छोड़ दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस, अब H प्लस और OH माइनस H2O बन गया। अब इधर देखो, इसका एक तो अपना था, एक तो किसका था, हाइड्रोजन का था, तो अब दो हो गया ना, तो दो का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, पकड़ सकते हो। और माइनस के लिए मैंने पहले ही समझाया हुआ है, माइनस मतलब एक तो अपना, एक तो दूसरे का।
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब ये जो CH2 है ये इसी का इस्तेमाल करेगा, ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटा था हाइड्रोजन के साथ इसी को बस शिफ्ट कर देगा इधर की ओर। समझ में आ रहा है? इधर की ओर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ नहीं है? तो ये हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? आई होप पूरा का पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हम लोगों ने दो तरीके देखे। एक तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, विलियमसन सिंथेसिस था, और दूसरा गैस फेज रिएक्शन। इन दोनों के अलावा इसको प्रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ लिए कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर देख लिए, खत्म। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि अब इसके भौतिक गुणधर्म देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तुरंत क्या कर देंगे, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म डिक्लेयर कर देंगे। तो मान लेंगे कि ख़त्म है। मेरे लिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। तो देखिए, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पहले ही बहुत पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार एनालिसिस करिए कि जब मैंने अल्कोहल का पढ़ाया था वहीं पे बता दिया था, फिनॉल का भी और ईथर का भी। ठीक है, अगर कुछ बचा कुचा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो सेपरेट 1 घंटे का वीडियो बनाया जाएगा केवल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट, जब एक बार ईथर को आप देख लेंगे, ऐसे नज़र आ गया कि ROR है, ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। चलिए, पूरा टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं। अब टाइम मिल चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं केवल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर देख लेते हैं। मेनली ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी की ये बात करोगे तो सबसे पहले ईथर की प्रॉपर्टी समझो ना यार, ये R है, ये ROR है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में होता क्या है कि हम इस ईथर को लेंगे, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट देखेंगे। मतलब ईथर को पकड़ना और ईथर को पकड़ के दूसरे के साथ रिएक्ट कराना ज़बरदस्ती, और उसके बाद रिजल्ट प्राप्त करना, यही केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये अगर इस पदार्थ के साथ जा रहा है तो क्या पदार्थ देगा, मतलब कौन सा पदार्थ बनाएगा, यही केमिकल प्रॉपर्टी होती है। कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कांटेक्ट में आ रहा है तो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को जानना विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंपाउंड, उसी को हम उस पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहे होते हैं। अगर हम बात करें ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो ईथर जो होता है बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, केमिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा केमिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। अब इसका कारण समझिएगा। ठीक है, चलिए मिटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बोल दूँ कि ये ज़्यादातर, जैसे कि हमारे पास अगर एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल मतलब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही हमारे सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, तो उनके साथ भी बेचारा ये कर नहीं पाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो इसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है। मतलब इसकी रिएक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है बहुत क्या होती है, कम। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए कारण समझ लेते हैं, इसका नेचर समझ लेते हैं, बस काम बन जाएगा। मेरे लिए देखो यार, इस पूरे ROR के अंदर जो पॉइंट या जो पार्ट रिएक्शन के कैपेबल है वो है ऑक्सीजन। ये निठल्ले हैं, ये भी निठल्ले हैं, इनका इनसे लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी ये R और ये R, ये दोनों R क्या है, बेकार है। ठीक, मेन पोर्शन है हमारे पास O, यही बेचारा जो करने वाला है, यानी करता धरता इस पूरे ईथर का यही O है। इसका कारण क्या है, O के पास ऐसा है क्या, तो O के पास है 2 लोन पेयर। यही 2 लोन पेयर इसको कैपेबल बनाते हैं किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए। ये R दोनों क्या है, बेकार है। सिर्फ और सिर्फ ईथर का कौन सा पोर्शन रिएक्टिव है, तो वो है ऑक्सीजन। क्यों है, ड्यू टू इट्स लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर है और यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। चूंकि यही कारण है कि ये लेस रिएक्टिव है टू अदर्स, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो। मेनली अल्कोहल और फिनॉल के अंदर देखोगे तो अल्कोहल और फिनॉल के अंदर होता है OH। ठीक है, OH। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर जितने लोगों ने पिछला अल्कोहल का वीडियो देखा होगा उन लोगों को मैंने ये पढ़ाया कि अल्कोहल 2 तरीके से बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब अगर ये ब्रेक कर रहा होता है तो कभी आप देखते हो कि ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ से होता है, जब वो क्या कर रहा होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है तो ROH है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा होता है।
समझ पा रहे हो? तो इसके पास दो दो बिहेवियर है, इसके पास दो दो लोग हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या कर रहे होते हैं, कंबाइंड होके काम कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग चूंकि फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं फिलहाल के लिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसके पास दो दो लोग हैं रिएक्ट करने के लिए, जबकि इसके पास केवल और केवल एक है, अकेला ऑक्सीजन। ये अकेला ऑक्सीजन क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ईथर की कमजोर है। समझ पा रहे हैं? अब मैंने अल्कोहल की बात कर दी, तो फिनॉल भी तो ऐसे ही होता है, OH ही तो जुड़ा होता है, R की जगह पे बस क्या डाल दो, बेंजीन को डाल दो, तो क्या बन जाएगा, वो फिनॉल बन जाएगा। तो वहां पे हमारे सामने क्या होते हैं, दो दो लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये कई लोग हैं और ये दोनों तो बैठे हैं, बेकार है, ठीक है। अब मेनली समझना क्या होगा, अब इसके पास लोन पेयर है तो ये करेगा क्या, ये भी तो समझे। लोन पेयर अगर इसके पास है तो करेगा क्या, बस यही करेगा कि लोन पेयर डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, यही तो कर सकता है। रिएक्शन में होता भी क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ कंबाइंड होता है, बॉन्ड बनाता है, तभी तो उसके साथ जुड़ पाता है। बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, अब ए के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो बी को चाहिए तो ही बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं है। ए के पास ऐसी प्रॉपर्टी जो बी के पास नहीं है, और मतलब बी को चाहिए, ए की वो प्रॉपर्टी जो बी को चाहिए, इसलिए ये ए बी के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। दुनिया का नियम यही है, आपसे रिश्ता तभी रखा जाएगा जब स्वार्थ होगा, है ना। तो मेनली ए बी के साथ तभी कंबाइंड होगा जब ए को क्या मिलेगा, बी को ए के अंदर कुछ ऐसा मिलेगा जो बी के पास नहीं है या बी को उसकी जरूरत है। ऐसे इस ROR से वही जुड़ेगा जिसको जरूरत होगी किसकी, लोन पेयर, क्योंकि ROR दे ही क्या सकता है, लोन पेयर दे सकता है। समझ में आ रहा है? सीधी बात को फील करिए, सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं। ज़्यादा ऊपर नीचे जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट रिएक्शन देखने लगेंगे तो फिर जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। सीधा मतलब समझिए, इसके पास है क्या, लोन पेयर। ये लोन पेयर देके ही किसी के साथ रिश्ता बना सकता है, ठीक है। अब अगर ये लोन पेयर देके ही अगर किसी के साथ रिश्ता बना सकता है, तो यहाँ से एक बात तो सीधी ही गई ना कि जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे उनमें ज़्यादातर यही होगा कि भैया लोन पेयर का ट्रांसफर होगा, लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और एक बात थोड़ा सा और देखिए कि अगर हम लोग क्लास LKG UKG में पढ़े होंगे कि मेनली लोन पेयर जो कंपाउंड ट्रांसफर करता है या जो एलिमेंट ट्रांसफर कर रहा होता है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। आप लोग पढ़े होंगे, एसिड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, बेस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, है ना। उन सभी साइंटिस्टों में एक लास्ट वाले साइंटिस्ट थे लुईस साहब। लुईस साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी पदार्थ या जो भी कंपाउंड अपने लोन पेयर को ट्रांसफर करता है वो एक्चुअल में लुईस बेस कहलाता है। मतलब जो लोन पेयर ट्रांसफर करता है, लोन पेयर का डोनर है, उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, और जो एक्सेप्टर है लोन पेयर का उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, है ना। इसके कुछ दिन पहले जब हम अल्कोहल पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड साहब का कॉन्सेप्ट लगाया था, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? जो प्रोटॉन देता है वो क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है, जबकि जो प्रोटॉन लेता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है, सॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट था, ये लुईस साहब का कॉन्सेप्ट है कि लोन पेयर जो देगा वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस। तो एक्चुअल में जो हमारा ईथर है वो लुईस बेस ही है ना एक प्रकार से, यस और नो। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो उनके लिए भी अच्छी बात है, उनको पता चल गया होगा, ठीक है। मेनली ROR है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को ट्रांसफर जो भी करेगा, चूंकि ये ROR हमेशा हमारा क्या करेगा, लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा, इसलिए हमेशा कैसे बिहेव करेगा, ये एज अ लुईस बेस। क्लियर है? तो एक्चुअल में ईथर क्या है, इट इज अ लुईस बेस, हमेशा लोन पेयर लिया रहेगा, कोई भी मिलेगा धन से दे के उसके साथ रिश्ता जोड़ लेगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा इसके पास कुछ है भी नहीं। ये दोनों जस्ट बोला तो ये दोनों बेकार है, ये दोनों कुछ करेंगे ही नहीं, जो करेगा ऑक्सीजन करेगा, और ऑक्सीजन के पास कुछ ऐसी क्षमता है नहीं सिवाय लोन पेयर के, बाकी तो इन दोनों को पकड़ के बैठा है ना। तो मेनली यही दो है पोर्शन, इन्हीं से अपना काम जीवन चलाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मतलब दोस्तों के साथ रिएक्ट करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ ईथर, सर लुईस बेस। बेसिक नेचर बेसिक नेचर ऑफ ईथर लुईस बेस, ठीक है। ईथर इज अ लुईस बेस। आई होप समझ में आ गया होगा, आया ना। अब इसी नेचर के बिहाफ पे हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसी नेचर के साथ वो चल रहा होगा आगे। जैसे मेनली अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें, मेनली जो हमारा ROR है, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिया, जैसे कि HCl ले लो और कोई H2SO4 ले लो, किसी के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे मैंने ले लिया HCl,
क्या ले लिया, HCl, ऐसे समझो ROR है, मैंने रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। वाई वी आर सेइंग दैट कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, खुद कॉन्सेंट्रेटेड है ना भाई। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो सूखा होता है, ये खुद क्या है, सूखा है, सूखा का रिएक्शन सूखे के साथ ही होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यह Cl की प्रॉपर्टी है भैया, भयंकर वाला आयनिक कंपाउंड है ना, बहुत तेज क्या तगड़ा वाला कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करता है, बन गया कैटायन और एनायन। अब देखिए ये लोन पेयर लेके बैठा है, ये जानता है कि इससे रिश्ता जोड़ूंगा तभी जोड़ पाऊंगा जब मैं अपना लोन पेयर ट्रांसफर करूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ या ना, बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। ये इसके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकता है, जब ये लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। अब लोन पेयर ट्रांसफर किसको करेगा, माइनस वाले को कि प्लस वाले को। भाई इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहेगा, कौन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, किसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन को पाने की, प्लस की, है ना। तो ये क्या कर लेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाने से क्या बन जाएगा, रिएक्ट कर जाने से बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि R यहाँ पे O, यहाँ पे R और यहाँ पे H आ जाएगा। और इसने एक लोन पेयर ट्रांसफ़र किया है, देखिए मैंने ऊपर वाला ट्रांसफ़र किया है, नीचे वाले को बस ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है, हाँ या ना, यही तो बनेगा, इसके साथ रिएक्शन हो गया, ये बन गया। और ये क्या है, तो एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन की ये स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी तो आप नाम याद रखिएगा, ऑक्सोनियन आयन, ठीक है। तो ये ऑक्सोनियन आयन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। और अब आपके मन में चल रहा होगा सर Cl कहाँ गया, है ना, Cl ने छोड़ा, मतलब हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, तो क्लोरीन का क्या हुआ। तो एक्चुअल में क्लोरीन कहीं और नहीं गया है, क्लोरीन इसी के जस्ट बगल में है, इस माइनस को लेके। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इस पूरे को हम लोग नाम देते हैं डाई एल्काइल, देखिए डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्लियर है। तो ये कहानी बनती है, इस पूरे को आप ध्यान देंगे, मतलब समझ के रखेंगे, थोड़ा सा आप नोट करिए, तब तक मैं आगे देखता हूँ। मेनली अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि CH3, फिर यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड, फिर CH3, ठीक है, और HCl, तो फिर से यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, ये इसको दे देगा, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर देने से क्या बना, ट्रांसफ़र कर देने से क्या बनेगा, ठीक है, एक सेकंड रोकिएगा, क्या हुआ। अब इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसको, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देने से क्या होगा भैया, CH3 होगा, यहाँ पे O होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहेगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा H। देखिएगा लोन पेयर का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लोन पेयर का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। अगर मैं गलती से एरो नहीं दिखा रहा हूँ तो आप समझदार हैं, उतनी समझदारी दिखा देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे CH3 और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पूरे पे आ जाएगा। इन लोगों से लेना देना क्या है, पूरा मतलब पूरा ऑक्सीजन है तो इसके कारण पूरे पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Cl माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैंने इसको अकेले छोड़ दिया, मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको अकेले लेके चलूंगा, किसको लेके चलूंगा, अकेले, इस पूरे को अगर मैं अकेले लेके चलता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सोनियम आयन है, सॉरी ऑक्सोनियम आयन है, ओ सॉरी ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है। देखिए मैंने दोनों जगह गलत लिख दिया है, ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है। तो ऑक्सोनियम आयन जो है, अगर मैंने ऐसे लेके अपना मतलब अपने हाथ में रख लिया और हाथ में लेके मैंने घूमने लगा मैं, तो मुझे इतना भयंकर झटका लगेगा, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स मुझे क्या लगेगा, करंट लगेगा। समझ पा रहे हैं। तो करंट ना लगे इसलिए हम लोगों ने क्या रखा है, Cl माइनस को, ताकि क्या हो, न्यूट्रलाइज रहे। समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, एक कंपाउंड के फॉर्म में चला है, और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। देखिए ये कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अपने जीवन काल में साल्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े होंगे, तो आपको दिखाया गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर एक आता है एक पोर्शन, और एक पोर्शन बाहर रहता है। जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो बाहर रहता है वही केवल क्या होता है, आइसोलेट हो सकता है। जैसे मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो Cl वाला ही रिएक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और अंदर वाले का आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ना। ये बातें अगर आप थोड़ी सी भी जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो मेनली यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया है आपका डाई
मिथाइल डाइमेथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया, है ना, डाइमेथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएं, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। ठीक है, देखिएगा मेनली अगर हमने फिर से रिएक्शन कराया, यही CH3 ले लिया, ठीक है, हटेंगे नहीं, यही लेंगे हम लोग, ठीक है, CH3। अच्छा चलिए ठीक है, चेंज कर लेते हैं, C2H5 ले लिया, O ले लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया इस बार H2SO4, रिएक्शन कराया, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, सूखे का सूखे के साथ, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जब टूटेगा तो गलती से ऐसे मत तोड़ दीजिएगा कि H पे प्लस चार्ज और SO4 पे माइनस चार्ज, ठीक है, H पे प्लस चार्ज होगा बट HSO4 होगा, SO4 पे -2 चार्ज आएगा अगर मैं H को नहीं रखूँगा तो, अदरवाइज जब ये टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाईसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं बाईसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो है इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, मतलब ये लोन पेयर शेयर करेगा, लोन पेयर शेयर करने पे स्थिति क्या बनेगी, C2H5O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो कहानी खत्म ना, यहाँ पे क्या बन गया H, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लिया, यहाँ पे CH3, पूरे पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है HSO4 पे माइनस चार्ज, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सीधा मतलब है किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो। C2H5 है, ये क्या है CH3 है, ये मेथिल है, ये एथिल है, कौन पहले आएगा, एथिल आएगा पहले, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एथिल मेथिल ऑक्सोनियम HSO4 के लिए बाईसल्फेट, ठीक है, बाईसल्फेट, नाम लिखने आ गया, बिल्कुल, तो इसका नाम भी लिखने आ गया। और ये सब बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लुईस बेस की तरह काम हो रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से किसके साथ और रिएक्ट कर सकता है सर, किसी भी लुईस बेस के साथ काम कर सकता है। जैसे बताइए, आपसे अगर मैं एक लुईस बेस पूछूं, आप बता सकते हो। हम लोगों ने लुईस का कॉन्सेप्ट देखा था, लुईस के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, तो लुईस बेस तो यही है ना, फिलहाल में लुईस बेस यही है, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, लुईस एसिड के साथ। तो लुईस एसिड कौन था, क्या याद आ रहा है आपको, एग्जाम्पल याद है आपको लुईस के कॉन्सेप्ट का, हम लोगों ने वहाँ पे लिया था NH3 और BF3, ठीक है। NH3 इज द लुईस बेस, क्योंकि NH3 को ही हम लोग सुलझाते हुए वहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि NH3 कहीं भी सेट नहीं हो रहा था। आर्रेनियस साहब ने बोला कि अगर हम उसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या देगा, वो H+ आयन देगा, लेकिन NH3 ऐसा नहीं कर रहा था। ब्रॉन्स्टेड साहब ने बोला कि भैया जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उस कॉन्सेप्ट पे भी नहीं बैठा, उसी NH3 को सॉल्व करने के लिए लुईस साहब का कॉन्सेप्ट आया था। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो लोन पेयर का ट्रांसफर करता है, मतलब लोन पेयर देता है, वो लुईस बेस कहलाता है। एसिड के पास सॉरी NH3 के पास लोन पेयर है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे NH3 में N के पास क्या होता है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए क्या है, ये लुईस बेस है। तो एक्चुअल में वहाँ से पहली बार लुईस साहब के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्लियर हो गया था कि NH3 क्या है, NH3 इज अ बेस, ठीक है। अभी NH3 किसके साथ रिएक्ट करता है, तो जिसको लोन पेयर की जरूरत होती है, तो मेनली BF3 ये आके ले रहा था वहाँ पे, समझ आ रहा। तो ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लुईस एसिड, क्लियर है। यानी इसी तरीके से ये जो मेरा पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है, यानी जो मेरा ईथर दिख रहा है, वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, लुईस एसिड के साथ, समझ आ रहा है। लुईस एसिड मतलब कौन कौन से आप बता सकते हैं, कुछ लुईस एसिड के नाम बताइए। BF3 याद आ रहा है ना, ठीक, एक ही बोल दीजिए, तभी भी हम कह रहे नहीं ज़्यादा बोल पा रहे हैं, वही बोल लीजिए, ठीक है। तो मेनली BF3 ये ले लीजिए, इसके साथ भी रिएक्ट कराओगे, संबंध बना लेगा। इसके साथ साथ AlCl3 ले लो, उसके साथ भी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप लेते हो RMgX, ठीक है, इसके साथ भी ये क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो इनके साथ भी ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली, अब कुछ आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अगला रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ईथर को लेके चलेंगे। अब ईथर का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ईथर विथ
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम करा रहे हैं, जैसे मेरे पास है ROR, ठीक है, ये ROR है, ROR, और हमने कराया रिएक्शन PCl5 से। PCl5 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मेनली होगा क्या, ये R कुछ और ले ना ले, लेकिन क्लोरीन ये जरूर लेंगे, ठीक है भाई, ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि क्लोरीन एक्चुअल में ये नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल में क्लोरीन इनके पास आ रहा है, ठीक है ना, क्लोरीन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इनके पास आएगा, ठीक है, कंबाइन करेगा। तो यहाँ से देखिएगा 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस R को मिल जाएगा और एक क्लोरीन इस R को मिल जाएगा, बस इनका परिवार बन गया, ये अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे इस ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ऑक्सीजन इन लोगों का खर्चा नहीं चलाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बन जाएगा RCl, इधर भी और इधर भी एक RCl, तो दो तो क्या बन जाएंगे RCl, दिख रहा है ना, RCl यहाँ पे, RCl यहाँ पे, दो बनेंगे RCl, और उसके साथ यहाँ पे तो 2 चले गए, 3 क्लोरीन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बेघर हो चुका है क्योंकि इन लोगों ने मतलब इसने इन दोनों को छोड़ दिया है। तो मेनली अब ये किसके साथ रहने लगेगा, फॉस्फोरस के साथ, तो P के साथ क्या बन जाएगा, आ जाएगा O, और Cl 3 ठो बचा था तो उसको डाल दीजिए, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, क्लियर है, ये बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। या तो आप चाहें तो फिर से अब इसके जगह पे R की जगह पे नंबर रखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा CS3, फिर यहाँ पे C2H5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए RCl वाली कहानी गड़बड़ ना हो इसलिए पहले CS3 ले लेता हूँ ताकि दुख ना हो बिल्कुल। यहाँ पे PCl5 है, PCl5 को रखा, रिएक्शन कराया तो बन जाएगा मेरे पास CS3Cl प्लस CS3Cl, और यहाँ पे बन जाएगा POCl3, ठीक है। C2H5 रखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर एक बात मैं यहाँ पे समझा दूँ, ज़्यादातर हम सिमेट्रिकल ईथर को ही लेके चलेंगे तो ये सिमेट्रिकल ईथर काम कर पाएगा मेनली, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। अभी तक मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पे C2H5 यानी अनसिमेट्रिकल ईथर को लेके आओ। हम ज़्यादातर जो रिएक्शन कराएंगे किसी ईथर का दूसरे पदार्थ के साथ तो हम सिमेट्रिकल लेके चलेंगे, और सिमेट्रिकल में भी सबसे छोटा लेके चलेंगे, समझ में आ रहा है। इन ज़्यादातर हम मेथॉक्सी मेथेन को ही लेके चल रहे होंगे। अब इसका कारण है, मैंने बोला ना ऑक्सीजन ही एक अकेला है, इसी के थ्रू रिएक्शन होने वाला है। अब अगर इसके अगल बगल में बड़े ग्रुप आ गए तो ये बड़े ग्रुप इस ऑक्सीजन को लोगों से जुड़ने से भी क्या कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि बल्कि ग्रुप जितना आएगा उतना ही वो क्या चाहेगा कि कम एलिमेंट जुड़े। जैसे सिंपल समझो, ये ऑक्सीजन है, ऐसे ही तो लोग लटके होंगे, ये CS3 ये CS3 है ना, रिपल्सन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो बातें हैं उसको थोड़ा सा क्लियर रखिए, यहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों इधर लड़ रहे होंगे, दूर दूर भाग रहे होंगे, और ये आके इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये लोग इधर भागना चाहेंगे तो फिर देखेंगे मैं बड़ा, इन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट, समझ पा रहे हैं। अब इसमें आप चाह रहे कि कोई और आ जाए, समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए तो समस्या हो जाएगी ना। इधर ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा, अपना लोन पेयर ट्रांसफर करके हाइड्रोजन को बुला के लेके आएगा, लेकिन ये लोग रहने देंगे, और ऊपर से अभी तो छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो गए तब, जैसे यहाँ पे C2H5 हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया, इधर C3H7 हो गया, अब तो और बड़े हो गए ना, अब तो कवर एरिया और इनका बढ़ गया। तो अब बेचारा हाइड्रोजन, उसके लिए अगर हाइड्रोजन आ भी जाता तो उसके लिए जीना और मुश्किल है, दैट मीन्स यहाँ पे अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत थी भी, लोन पे ट्रांसफर किया था, चलो कोई बात नहीं, उसके जहाँ पे आ गए, थोड़ा बहुत प्रेशर था हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ तो बहुत प्रेशर हो गया। तो जितना आप क्या लोगे बड़ा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होता जाएगा वो। आई बात समझ में, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग हमेशा CS3 के साथ रिएक्ट कराएं तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा रिस्पॉन्स मिल भी जाएगा, ठीक है। वैसे ही बेचारा वो लेस रिएक्टिव है, और बड़ा ग्रुप ला दो, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। अब अगले नंबर पे हम देखेंगे कि भैया हम रिएक्शन करा रहे हैं ईथर का, ईथर विथ एसिड हाइलाइट, एसिड हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ईथर का किसके साथ रिएक्शन, एसिड हाइलाइट। यहाँ पे है ROR, और यहाँ पे क्या होगा, RCOCl, होगा कि नहीं होगा। मेनली इसको तोड़ के हम लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या होगा Cl, क्लियर है। अब रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराने के लिए पहले समझ लेना, इसको थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl रख लो, यहाँ पे R रख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। Cl को इधर रखोगे तो ज़्यादा सही चलेगा। मेनली होगा क्या कि ये जो R है इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन, तो क्या बना देगा ये, पहले इसको हटा दो RCl। अब ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा RO,
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो गया R, बन गया। दैट मीन्स ले देखिए क्या बन गया हमारे सामने, ये है एस्टर। क्या है ये? एस्टर। एस्टर ऐसे ही तो होता है, यस और नो? R C डबल O R, क्लियर? ये बन गया एस्टर। तो क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कि अगर हम ईथर का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एस्टर के साथ, सॉरी एसिड हाइलाइट के साथ, एसिड हाइलाइट के साथ, तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। कैसे बना? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चाहो तो यहाँ से पुनः मैकेनिज्म इसका लिखो, मैकेनिज्म चाहो तो लिख सकते हो। देखो मैं मैकेनिज्म ईथर वाले में, फिनॉल वाले में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा मैकेनिज्म जो था अल्कोहल में आपको समझा दिया कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इतनी कैपेबिलिटी, क्षमता बिल्ड हो गई होगी कि आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपकी नज़रों के अंदर ही सब चल जा रहा होगा, नज़रों के बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मेनली फिर भी नज़रों के बाहर लेके आते हैं, इस पर क्या आ गया होगा? माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे ये Cl इसको छोड़ देगा। देखो यहाँ पे जिसके ऊपर माइनस आ रहा है, सीधा मतलब है कि ये इसने, जैसे ये R ने है, R ने ऑक्सीजन के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दे दिया ऑक्सीजन को, समझ में आ रहा है? ऐसे Cl है तो Cl क्या करेगा? ये जो पूरा पोर्शन है इसको ले लेगा, बिकॉज Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है किससे? कार्बन से, तो ये Cl के ऊपर माइनस चार्ज और इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज, समझ में आ रहा है? इसीलिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कंबाइंड हो गया इसके साथ और ये कंबाइंड हो गया इसके साथ। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ले देखिए वही बेसिक रिएक्शन की, सॉरी बेसिक लॉ ऑफ रिएक्शन चल रहा है। प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस वाले के साथ, माइनस वाला प्लस वाले के साथ, वही कहानी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब आपको अगर मन कर रहा हो तो CH3 लगा के रिएक्शन करवा लो अपना। ठीक है, CH3 लगा लोगे, मतलब अगर आप क्या ले रहे हो? मेथॉक्सी मेथेन ले रहे हो और रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? एसिड हाइलाइट के साथ। तो एसिड हाइलाइट मतलब यहाँ पे क्या बनेगा बता सकते हो? अच्छा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CH3 ले लिया, सपोज कर लो यहाँ पे क्या ले लिया? CH3, तो क्या बनेगा? CH3 हो जाएगा। तो इस पूरे का नाम क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। बताओ। अरे भाई इसका नहीं, इसका क्या बनेगा? हाँ, एसिड हाइलाइट का क्या होता है? नामकरण बताइए IUPAC। अच्छा, मेथेनोइक क्लोराइड हो जाता है, ओइक जुड़ता है। तो ओइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक वाले में भी जुड़ता है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? मेथेनोइल क्लोराइड होगा। ठीक है, ऑयल जुड़ता है, OIL, क्लियर है? तो मेथेनोइल क्लोराइड ये हो जाएगा। और मेथेनोइल क्लोराइड का अगर हम मेथॉक्सी मेथेन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा बता सकते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मेथॉक्सी मेथेनोइड, हाँ या ना? यस और नो? सॉरी मेथॉक्सी कह रहा हूँ, मेथिल बनेगा, मेथिल मेथेनोइड, मेथिल मेथेनोइड। इसमें कोई दुविधा नहीं है। अरे भाई इस आर को पहले लिख देंगे, तो मेथिल मतलब ये छूटा हुआ ग्रुप होगा, और COOR जो होगा ये हमारा मेन ग्रुप माना जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मेथेनोइड। इसमें OH जोड़ते हैं जब स्टर फंक्शनल ग्रुप के रूप में आता है, तो हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? OH हो जाता है। ठीक है, एसिड हाइलाइट के कंडीशन में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? ऑयल एसिड, ठीक है ना, सॉरी ऑयल हाइलाइट, ठीक है ना, ऑयल हाइलाइट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये दोनों रिएक्शन क्लियर है? जैसा नो। अब अगले रिएक्शन की ओर बढ़ा जाए, चलिए इसको नोट करिए। चलिए तो अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसका? ईथर का विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो आपके मन में तुरंत चलना चाहिए कि नहीं होगा, सही बात है, नहीं होगा। यहाँ पे CO लिखा। अब मैं यहाँ पे जानता हूँ कि जब नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया ज़बरदस्ती करवाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर अलग अलग तैयार किया। सबसे पहला तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही चेंज कर दिया, 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है मुझे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लुईस एसिड को लेके आना ताकि ये इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, लुईस एसिड से। तीसरा मुझे लेके आना है HgO2 को, सॉरी HgO को, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, और टेम्परेचर जो मुझे रखना है वो कितना रखना है? 150 डिग्री सेल्सियस। कितना? 150 डिग्री सेल्सियस।
तो एक भयंकर एटमॉस्फेयर मैंने तैयार कर दिया। समझ में आ रहा है? और मैंने कहा कि नहीं, तुमको इसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक, अब रिएक्शन मैं कराऊंगा, करता नहीं है लेकिन क्या किया जाए, BF3 आ गया, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा बिकॉज क्या है वो लुईस एसिड है। एटमॉस्फेयर भी 500 ATM का कर दिया गया। प्रेशर क्या है यहाँ पे ज़्यादा है ना, प्रेशर ज़्यादा कर दिया गया, टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दिया गया और इसको भी बुला लिया गया। अब कई लोगों को के प्रभाव में आने पे या कई लोगों के दबाव में आने पे ये क्या करेगा, करेगा भाई। मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो तो ये अपने आप में क्या अनस्टेबल है। कार्बन को कितना चाहिए 4, लेकिन कार्बन के पास इस समय है कितना 2, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 ही बनाया होगा। 2 की ज़रूरत है, मतलब 2 की ज़रूरत मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा। कैसे सर, पहले देख लो, नहीं तो फिर कई लोग यहीं से विचारधाराओं में बह जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। देखिए कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 6, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 4 हो गया, 4 मतलब इसको चाहिए कितना 4 है ना, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ऑक्टेट कंप्लीट, काम खत्म। वैसे भी देख लो यहाँ पे 6 है, 4 मिल जाएगा तो ये नियॉन बन जाएगा। 4 चाहिए। अब इसको 2 किसने दे दिया है, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने कितना दे दिया है 2, मिल गया है थ्रू द ऑक्सीजन। लेकिन अभी इसके पास कितने हैं, अगर इस स्थिति में देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थिति में, तो इस कंडीशन में कार्बन के कितने वैलेंस सेल के अंदर कितने हैं कार्बन के 6 है। 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अभी ये 2 की रिक्वायरमेंट रखेगा, आया ना। और खड़े खड़े 2 कौन लेके बैठा होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, इसको दे देगा, और देने का मतलब इसके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपने स्टेबिलिटी के चक्कर में ऑक्सीजन का साथ छोड़ेगा, ऑक्सीजन का साथ छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे साथ छोड़ेगा ही नहीं, तो क्या बन गया RCOOR। समझ में आया? और ये क्या बन गया एस्टर। समझ में आया? एस्टर बन गया। आई बात समझ में, हाँ या ना? कैसे हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताइए रिएक्शन कैसे हुआ है। मेनली ये ROR है इस पूरे O के अंदर, क्योंकि इसने लोन पे ट्रांसफर किया, क्योंकि इसको चाहिए, देख रहे हो ना 6 है, 2 और मिलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो ये आके इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तो RCOOR क्या बन गया, एस्टर। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हम लोग एस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मैं मेथिल एथिल वाला खेल नहीं खेलूंगा। मेथॉक्सी मेथेन है, इसका मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, मेथिल मेथेनोएट बनेगा। वो आप खुद समझ लेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण काम करने, और वो महत्वपूर्ण काम क्या है, ऑक्सीडेशन। अब मैं वो करने जा रहा हूँ इस स्लाइड में जो नहीं हो रहा है। तो पहला यहाँ पे जो नहीं होना था वो कर लिया है ना। अब मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ किसका, ईथर का। ईथर का अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मेनली अगर मैं ले लूँ CH3 CH2O, ठीक है, CH3 CH2O ले सकता हूँ। ये ROR में हो सकता है, आप थोड़ा बहुत चल रहे होंगे इधर उधर, और यहाँ पे ले लिया CH3। ठीक है, चलो इधर भी C2H5 ले लो, मतलब CH2 CH3। ठीक है, ले लिया। अब क्या करा रहे हो, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। एक ऑक्सीजन को जोड़ दोगे ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना है मतलब हाइड्रोजन का निकलना, यही तो होता है। इसमें कोई दुविधा है नहीं। तो होगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह पे क्या ला के रख दो, ऑक्सीजन को ला के रख दो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? क्या इसमें किसी को समस्या है? नहीं है। तो जब यहाँ पे नहीं है तो देखिएगा ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 2CH3 CH2OH। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है पहले इसको देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप इस टेंशन को पहले यहाँ पे दूर करिए। CH3 CH2O CH3 CH2, हाँ ठीक तो है, सही है। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये पूरा रिजल्ट मिला है। अब इसमें देखो कैसे जुड़ा है, मेनली क्या क्या गायब हुआ है। देखो CH3 CH2, दैट मीन्स C2H5 था इधर, C2H5 था इधर, अभी भी कितना है C2H5 है, बस आके जुड़ क्या गया है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या, क्या कंफ्यूजन नजर आ रहा है? अच्छा, हाँ मेनली आपको मतलब ये प्रोपोर्शन होता है ना ऑक्सीडेशन का, ये डेफिनेशन होता है कि ऑक्सीडेशन मीन्स
ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। मेनली यार देखो C2H5 डबल है, वो तो लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन भी तो डबल हो गया है, आया ना, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया है, डबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। मैं थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ। देखो ईथर होता है ना, ईथर को ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब ऑक्सीडाइजेशन करोगे तो मिलेगा हमको एल्कोहल। क्या मिलेगा, एल्कोहल। कितने डिग्री का एल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल को पुनः ऑक्सीडाइज करोगे तो मिल जाएगा हमको एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को अगर मैं पुनः क्या करूं, ऑक्सीडाइज करूं, तो मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? इस चैन को याद रखो। ईथर को ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब ईथर का ऑक्सीडेशन 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे सर 1 डिग्री एल्कोहल क्यों लिखा? हाँ 1 डिग्री एल्कोहल को करोगे तभी होगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल को कर दिया, 2 डिग्री एल्कोहल को कर दिया ऑक्सीडाइज, तो कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को भूलिएगा मत। ईथर ऑक्सीडाइज हुआ एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं? यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे एक चैन चलेगी। अगर मैं आपको यही लिख के दे दूँ तो भी आप काम कर लोगे, तो आंख बंद करके करना है। यहाँ पे ईथर है, ऑक्सीडाइज करा है तो 100% क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री की 2 डिग्री है, बताओ 1 डिग्री की 2 डिग्री, 2 डिग्री का एल्कोहल है। 2 डिग्री का एल्कोहल है कि 1 डिग्री का एल्कोहल? फिर से 1 डिग्री का एल्कोहल है यार, कैसे 2 डिग्री का एल्कोहल है? इतना पढ़ाने के बाद यही आंसर देंगे आप लोग। चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री एक बार रिवाइज कराते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नहीं पता होगा। इस उम्मीद के साथ कहना पड़ता है कि नहीं पता होगा, पढ़ाने के बाद तो अफसोस होता है। समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते तो आता आपको। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब मेरा हाइड्रोक्साइड यानी जो OH फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कार्बन है, इस कार्बन से मेरा OH है, इस कार्बन से केवल और केवल एक कार्बन जुड़ा है। अब इसको कंप्लीट होना है तो कंप्लीट होने के लिए ये बाकी 2 हाइड्रोजन रखेगा, लेकिन बाकी इसके कोई अलग से कार्बन पड़ोसी नहीं होंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही पड़ोसी क्या है, कार्बन है। ठीक। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के कितने पड़ोसी होंगे तब? 2। कितने पड़ोसी हो जाएंगे? 2। मतलब ये कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन के साथ मेरा OH जुड़ा है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। ठीक है, दोनों कार्बन हो गए। अब एक OH लेगा, ये इधर CH3 इधर CH3। तो इस तरीके से अगर व्यवस्था मिल रही है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब इसके 3 पड़ोसी कार्बन है, यानी ये कार्बन है, ऊपर भी कार्बन, बगल में भी कार्बन, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में भी कार्बन, और तब इससे OH जुड़ा हुआ है, तब ये क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब इसको OH देने की जरूरत है? इधर से सब कार्बन लेके भरा पड़ा है ना, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे जो OH है मेरा C2H5OH, तो सीधा मतलब नजर आ रहा है कि मेरा जो OH है वो किससे जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री अल्कोहल से। मतलब क्या है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पड़ोसी कितने हैं? 1 है। खुद देख लो ना यार, नंबर से पता चल सकता है। देखो 3 2 दिख रहा है, तो इसी वाले से OH जुड़ा है या ना? तो क्या इसके पास कितने कार्बन होंगे? 1 ही होंगे। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बने हैं। अब मैं इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे प्लस CH3 CH2 OH। समझ में आएगा नहीं है? ये बन गया, हाँ या ना? क्लियर? अब ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। उठा के लेके आओ इसको, CH3 CH2 OH है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज कराओ, ऑक्सीडाइज कराओ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये बन जाएगा। ओ सॉरी, CHO यहीं पे हो जाएगा, CHO ये बन जाएगा। ठीक भाई, कार्बन नहीं ना अलग से आ जाएगा, 2 ही कार्बन है तो 2 ही कार्बन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3 CHO ये बन गया। फिर इसको भी ऑक्सीडाइज करा दो, इसको भी ऑक्सीडाइज करा दो, मतलब इसको फिर ऑक्सीडाइज करा दिया। ऑक्सीडाइज कराओगे तो फिर क्या बन जाएगा?
कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चल रही होगी। ठीक है, ये आपका बन गया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया आप लोगों ने देख ली। चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर लास्ट एक बचा हुआ है उसको देख के फिर द एंड करते हैं। मिलनी यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करूँ। देखिए हो क्या रहा है, तो ये वाला आप समझ गए होंगे कैसे बना है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुई है कि जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिएगा CH2OH है, CH2OH है, तो यहाँ पे क्या बन गया है CH3CHO। मन में कन्फ्यूजन ये चल रही है कि यहाँ पे आया कैसे ये, है ना, मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, एक ही ऑक्सीजन था, अभी भी एक ही ऑक्सीजन है, तो ये कैसे ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेनली ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया है, हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी, मतलब ऐसे प्रोसेस कोई हो रहा है, ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का लेना देना नहीं है, तो भी क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन का कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ है, तो भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है कि ये H2 निकला हुआ है, ठीक है ना, ये H2 इसके साथ कंबाइन करके निकल गया, H2O बना दिया है। ठीक है, मेनली H2 निकला है, तो H2 यानी हाइड्रोजन निकला है, और हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या हो गया। क्लियर है, ये कहानी बनी है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। ऐसे फिर यहाँ पे भी हो गया, ये इसमें क्या हो गया कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जुड़ने वाला ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे निकलने वाला ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसी पे। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस देख लेंगे हम लोग यहीं से। चलिए हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं, गेम को इंड गेम कर देते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं हाइड्रोलाइसिस, या हिंदी में बोले उसको हाइड्रेशन, मतलब और थोड़ा सा हिंदी शुद्ध हिंदी में बोले तो हाइड्रेशन बोलेंगे उसको। देखिए हाइड्रोलाइसिस सुनने के लिए मिलेगा, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, मेनली वाटर को ईथर के अंदर डालना है, यानी ईथर के अंदर पानी डालना है। अच्छा ये बताइए, ईथर के अंदर पानी जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बता सकते हैं। ईथर के अंदर पानी जाएगा तो क्या बनेगा। 5 मिनट पहले वहाँ पे साइड से बता रहा था कि ईथर है, ड्राई है, पेट के अंदर जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ईथर के अंदर पानी मिलेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। करेक्ट, बहुत तगड़ा करते हैं आप लोग, ये तो है। ठीक है, तो मेनली यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे ROR है, यहाँ पे क्या है ROR है, और यहाँ पे H2O है, तो क्या होगा यहाँ पे H+ और OH- होगा। भाई H2O टूट जाएगा H+ और OH- में, ऐसे ये भी टूटेगा, ईथर भी टूटेगा, यहाँ पे इस पे माइनस इस पे प्लस, तो ये आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया ROH, हाँ या ना, ROH, और यहाँ पे भी क्या बन गया ROH। बोलिए कोई दुविधा। H2O टूट गया H+ OH- में, ये टूट गया RO- R+ में, तो क्या हो गया, ये दोनों कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होके क्या बना दिए ROH, दैट मीन्स मिल गया हमको 2ROH, और ये 2ROH का मतलब सीधा मतलब है कि क्या बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, इसको नहीं भी बोलता तो भी हो जाता कि ईथर के अंदर पानी ऐड करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लगभग 6-7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, और इन 6-7 प्रॉपर्टीज़ को आप डिफाइन करके अच्छे से रखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।